इतिहास में न कुछ कहानियां ऐसी होती हैं, इतनी भयानक कि उन्हें समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। ये सवाल सच में परेशान कर देने वाला है ना? और इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें उसके जीवन के उन खास मोड़ों को समझना होगा जिन्होंने उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस टाइमलाइन को देखिए, ये दिखाती है कि कैसे बस कुछ ही सालों में एक बिल्कुल गुमनाम सा शख्स सत्ता के शिखर तक पहुंचने की राह पर निकल पड़ा। यहाँ हर एक पड़ाव उसके उस खतरनाक बदलाव की एक एक कड़ी जैसा है। देखिए, किसी तानाशाह को समझने के लिए ना पहले उस इंसान को समझना पड़ता है जो वो युद्ध की आग में झुलसने से पहले था। वो एक कस्टम अधिकारी का बेटा था और अपनी जवानी में उसकी सारी की सारी महत्वाकांक्षाएं कला से जुड़ी हुई थी। वियना में गुजरे वो साल उसके लिए बहुत अहम थे, पर वैसे नहीं जैसा उसने सोचा था। यहीं पर उसके कलाकार बनने के सपने ने दम तोड़ गया और उसकी जगह कुछ और ही जन्म ले रहा था। कला में उसकी नाकामी और पहले विश्व युद्ध की शुरुआत, ये दोनों एक ही वक्त पर हुए, और ये वो घटना थी जो न सिर्फ उसे बल्कि पूरे इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। कितना गहरा विरोधाभास है यहाँ। युद्ध ने उसे एक संघर्ष करने वाले कलाकार से एक कठोर सैनिक में बदल दिया। वो रंगों की दुनिया कहीं पीछे छूट गई और उसकी जगह ले ली खाइयों की बेरहमी ने। और वो कोई ऐसा वैसा सैनिक नहीं था, वो एक पूरी तरह से समर्पित सैनिक था। उसने जंग की कुछ सबसे खौफनाक लड़ाइयों को अपनी आंखों से देखा था और उसे अपनी बहादुरी के लिए सम्मान भी मिला था। फिर जर्मनी युद्ध हार गया और हिटलर के लिए ये हार सिर्फ देश का अपमान नहीं थी, नहीं, ये उसके लिए एक जाति जख्म था, एक ऐसा जख्म जिसका बदला लेना उसके लिए जरूरी हो गया था। इसे शांति समझौता कहना भी शायद ठीक नहीं होगा। ये कोई बातचीत से तय हुई शांति नहीं थी, बल्कि ये तो मांगों की एक लंबी लिस्ट थी और कई जर्मनों को लगा कि ये उनके देश को घुटनों पर लाने की एक सोची समझी साजिश है। ये शर्तें सिर्फ कागज पर लिखे कुछ शब्द नहीं थे। इन्हें जर्मनी को निहत्था करने, उसे दिवालिया बनाने और उसे जलील करने के लिए ही बनाया गया था। और इसी वजह से पूरे देश में गुस्से की आग भड़क उठी। ये जो कहावत है ना, ये उसकी सोच को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। हार को मानना नहीं था, हार का बदला लेना था। तो धोखे की इसी आग में जलते हुए हिटलर ने राजनीति की तरफ अपना रुख किया। उसे एक छोटी सी पार्टी मिली और उसने उसे सत्ता तक पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी बना लिया। तो ये समझना जरूरी है कि उसने पार्टी को एकदम शुरुआत से नहीं बनाया, बल्कि उसने एक छोटे से ग्रुप पर कब्जा किया और फिर उसे एक नया रूप दिया, एक खास ब्रांड, एक ताकतवर निशान और एक कट्टर सोच के साथ उसे एक बहुत बड़े आंदोलन में बदल दिया। तो जेल जाना उसके लिए कोई रुकावट नहीं थी, बल्कि उसने इस वक्त का इस्तेमाल अपनी नफरत भरी सोच को और साफ करने और उसे दुनिया तक पहुंचाने के लिए किया। यही वो सोच थी जो आगे चलकर उसके पूरे शासन की बुनियाद बनी। जेल से बाहर आने के बाद हिटलर ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने अपना तरीका बदल दिया। अब वो हिंसा से नहीं, बल्कि चुनाव के जरिए, यानी कि मतपेटी से सत्ता हासिल करना चाहता था। और उसके लिए समय बिल्कुल सही था। पूरा देश निराशा और गुस्से में डूबा हुआ था। लाखों लोग बेरोजगार थे, गुस्से में थे, और इसी माहौल का उसने पूरा फायदा उठाया। उसने खुद को और अपनी नाजी पार्टी को जर्मनी की हर मुश्किल का इकलौता हल बनाकर पेश किया। और जो नतीजे आए वो हैरान कर देने वाले थे। बस 4 साल के अंदर ये पार्टी एक छोटे मोटे आंदोलन से एक ऐसी राजनैतिक ताकत बन गई जिसे अब कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। जुलाई 1932 आते आते नाजियों को 37% वोट मिल चुके थे। सोचिए, देश का 1/3 से भी ज्यादा हिस्सा अब उनके साथ खड़ा था। हाँ, उनके पास बहुमत तो नहीं था, लेकिन अब वो जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन चुके थे। उनके पास किसी भी और से ज्यादा ताकत थी। और इसी के साथ हिटलर जर्मन राजनीति का वो चेहरा बन गया जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था और जो बहुत खतरनाक था। तो वो सत्ता के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, लेकिन अभी तक पूरी तरह से उसके हाथ में नहीं थी। सवाल ये था कि वो इस ताकत का क्या करेगा। इसका जवाब हम जानेंगे भाग 2 में।